गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जुपिटर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम व्यंजन संधि का पार्ट 4 पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक विशेष बात ये बताना चाहती हूँ कि कुछ बच्चों की कंप्लेंट थी कि मैम हमसे हमारा पिछला छूट गया है, पिछले जो लेक्चर्स हैं हम अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो वो हमें कैसे देख सकते हैं। तो आप सभी यूट्यूब पर जाकर के वहाँ प्ले लिस्ट होगी, उसे प्रेस करें। प्ले लिस्ट पर हमारी जो अब तक के जितने भी लेक्चर थे वो सभी हमने वहाँ अपलोड कर दिए हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप सभी वहाँ जाकर के मेरी सारी संस्कृत की जितनी भी वीडियोज़ हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि की जितनी अब तक मैं आपको लेक्चर दे चुकी हूँ, वो सभी आप वहाँ देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप सभी होमवर्क ज़रूर नोट कर लें अपनी होमवर्क की नोटबुक में। हम सभी ने ये भी सोचा है कि एक ऐसा ऐप भी बनाएंगे जिससे कि आपका होमवर्क घर बैठे चेक किया जा सके। आप उस होमवर्क को हमें भेजें और जिससे हम उसे चेक करके आप तक दोबारा रिजल्ट के रूप में भेज सकें। इसलिए सभी बच्चे नोटबुक्स अवश्य बना लें और नोटबुक में अपना होमवर्क ज़रूर कर लें। जो भी आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं, जो भी बोर्ड पर लिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, या जो भी एक्सरसाइज आपको करने के लिए दी जा रही हैं, उन्हें आप नोटबुक में अवश्य कर लें। थर्ड ये है कि आप सभी बुक्स अवश्य ले लें, क्योंकि ये तो ग्रामर टॉपिक चल रहा है, बेसिक है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें बेसिक टॉपिक्स ना होकर बुक्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। इसलिए अगर आपके पास बुक होंगी तो आप उन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। इसलिए सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि सभी अपने बच्चों के लिए बुक्स अवश्य खरीद लें। बुक्स वही NCERT की हैं और इंग्लिश मीडियम की हैं। आप सभी बुक जरूर ले लें। अगर बुक से संबंधित कोई भी बात है, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप अप्पू उत्कर्ष भैया के फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए, आज की हमारी नई वीडियो, आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि, जिसे आज हम पार्ट 4 के रूप में जानेंगे और पढ़ेंगे। व्यंजन संधि का आज हम 6 वॉल्यूम पर श्रवण संधि पढ़ेंगे। आज इस पर श्रवण संधि के बाद एक सूत्र और रह जाता है, तोरली। इन 2 सूत्रों को पढ़ने के बाद आज हमारी व्यंजन संधि का पार्ट पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम विसर्ग संधि के विषय में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, पर श्रवण संधि, जैसा कि आपको ज्ञात हो रहा है, पर श्रवण, पर यानी बाद में, श्रवण यानी समान, संधि बाद वाली समान संधि, ऐसा इसका नाम प्रतीत होता है। अब इसका सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको बा। यरो मतलब होता है यर प्रत्याहार। यरो का मतलब क्या होता है? यर प्रत्याहार। इस तरह से लिखते हैं इसको, यर प्रत्याहार, जिसमें आप देखते हो यह वह और ये जो वर्ण होते हैं यह वह रहला यर तक के आते हैं पूरे। यर प्रत्याहार। अनुनासिके यानी अनुनासिक, अनुनासिको बा, अथवा अनुनासिक हो या ना हो, अनुनासिक वर्ण हो या ना हो। तो इसमें दिया है पदांत यर के बाद अनुनासिक वर्ण हो तो यर के स्थान पर पंचम वर्ण होगा। फिर से देखिए, यरो अनुनासिके अनुनासिको बा, अनुनासिको बा, अर्थात पदांत यर के बाद यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो यर के स्थान पर उसका पंचम वर्ण हो जाता है। यर के स्थान पर उसका पंचम वर्ण हो जाता है। तो इसके लिए आपको केवल ये याद रखना है कि कोई भी वर्ग का वर्ण आ जाए उसका हमें पंचम वर्ण यानी अनुनासिक आदेश हो जाता है। जो पंचम वर्ण होते हैं वो सभी अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं बेटा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि इनके स्थान पर यर जो होगा, यदि यर के बाद अनुनासिक वर्ण होगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा? यर के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाएगा, यानी कि पहले वाले जो पद है उसमें पंचम वर्ण हो जाएगा। यदि बाद वाले में आपको कोई भी पंचम वर्ण दिखाई देता है तो देखिए वो कैसे होगा, इसके लिए हमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझना होगा बेटा। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एतत् प्लस मुरारी। अब आप यर के स्थान पर पंचम वर्ण का आदेश हुआ है तो आप ये मत देखिए कि क्या है क्या नहीं है, इसमें पदांत यर के बाद। अब मान लो ये पदांत हो गया, ये पद हो गया हमारा, और पद का अंतिम वर्ण कौन सा है इसमें? जैसे कि ये तय वर्ण है, अंतिम वर्ण क्या है? तय वर्ण है। अब इस तय को अनुनासिक का आदेश प्राप्त होगा। ऐसे सूत्र के अकॉर्डिंग
तय को क्या हो रहा है, अनुनासिक का आदेश प्राप्त हो रहा है, और जब उसको अनुनासिक का आदेश प्राप्त होगा तो वो वर्ण उसी वर्ग के पंचम वर्ण का वर्ण हो जाएगा, उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये तय है, अब यहाँ पे इसको अनुनासिक का आदेश हुआ तो तय को हमने क्या बना देंगे, ने बना देंगे, ने हलंत। देखिए तय का पंचम वर्ण क्या होता है, तय, थे, दे, धे और ने, तो तय को ने का आदेश हो गया। तो ये हो गया हमारा एतत की जगह क्या हो जाएगा, एतन, और ये मुरारी, जिस तरह की ऐसे जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पे, इसको अनुनासिक आदेश हुआ और ये इसके बाद ये आ गया, देखो यहाँ पे अनुनासिक वर्ण हो बाद में, तो ये मैं जो है, ये पांचवा जो वर्ण होता है मैं, ये अनुनासिक होता है, मैं, पे, फे, वे, भे, मैं पंचम वर्ण है, और पंचम वर्ण सारे अनुनासिक होते हैं। तो यहाँ ये पंचम वर्ण आ रहा है, यर के बाद कोई भी पंचम वर्ण यानी कि मैं आ रहा है, तो इससे पहले वाला जो पदांत यर होगा, इससे पहले पदांत वाला जो वर्ण होगा वो अनुनासिक का आदेश होगा, अनुनासिक अर्थात उसका पंचम वर्ण होगा। तो यहाँ हमने तय का पंचम वर्ण ने कर दिया, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ एतत मुरारी की जगह पर एतन मुरारी हो जाएगा। ये तो हो गई हमारी पर सवर्ण संधि। इसके अलावा यदि हम इसको और आगे करें, यदि इसको हम जशत्व आदेश दें, और आपको पता है जशत्व आदेश में वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, जशत्व में वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। यदि हम इस एतन मुरारी को अब जशत्व का आदेश देंगे तो ये न की जगह पर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ तय था एतत, एतत तो तय का तृतीय वर्ण तय थे दे होता है, तो यहाँ एतद मुरारी इस तरह से होगा। यदि इसको जशत्व का आदेश दें, यदि हम एतन मुरारी यहाँ तक करें, एतत मुरारी, ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। एतन मुरारी का संधि विच्छेद एतद प्लस मुरारी भी हो सकता है, एतत प्लस मुरारी भी, यानी तय भी आ सकता है और दे भी आ सकता है। यदि हम दे कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ जशत्व व्यंजन संधि है, और यदि हम तय कर रहे हैं एतत प्लस मुरारी कर रहे हैं तो यहाँ पर सवर्ण संधि है। तो ये दोनों संधि मेल खा रही हैं, आप इन्हें ध्यान रखोगे। इस तरह से होगा कि यदि हम एतन मुरारी का संधि विच्छेद करते हैं और यदि एतत मुरारी करते हैं तो वहाँ पर तो पर सवर्ण संधि होगी, पर सवर्ण व्यंजन संधि होगी। और यदि एतद प्लस मुरारी करते हैं, एतद मुरारी करते हैं तो वहाँ जशत्व संधि होगी। एतत, एतद मुरारी ये शब्द हुआ तो भी इसका एतत प्लस मुरारी होगा, और एतन मुरारी हुआ तब भी एतत प्लस मुरारी होगा संधि। और यहाँ पर संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखो जैसे दूसरा है, ये है दिक प्लस नागे है, दिक प्लस नागे है। अब पदांत वर्ण क्या है, पद के अंत में कौन सा वर्ण है, ये कै। कै वर्ण को अनुनासिक आदेश प्राप्त हुआ, और जब कै वर्ण को अनुनासिक आदेश प्राप्त होगा तो कै का पंचम वर्ण हो जाएगा, जैसे कै, खे, गे, घे और अणे, अणे हो जाएगा पंचम वर्ण, ऐसे ये वाला हो जाता है। कै के बाद देखो इसको ऐसे लिखते हैं, कै, खे, गे, घे और अणे, तो ये वाला हो जाएगा, ये पंचम वर्ण है भाई। ये जो हमारा है ये कै का पंचम वर्ण है, तो ये कै है, इसको अनुनासिक आदेश प्राप्त हुआ तो ये दिक की जगह क्या हो गया, दिंग प्लस नागे, और इसको इस तरह से लिख देंगे मिला करके दिंग नागे, इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद जब ये दिंग नागे कर दिया, और इसके बाद यदि हम जशत्व आदेश करते हैं तो जशत्व आदेश के अकॉर्डिंग क्या होगा, कै का तृतीय वर्ण हो जाएगा, दिक प्लस नागे, संधि विच्छेद तो वही होगा, दिक प्लस नागे। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको दिग नागे, यानी कहने का मतलब नागे है, सॉरी, कहने का मतलब ये है कि ये वाला दिग नागे है शब्द आए, ठीक है, शब्द तो यही रहेगा, या फिर इस तरह के दिग नागे आए, संधि विच्छेद दोनों का वही होगा, दिक प्लस नागे है। यदि दिक प्लस नागे आता है और इसे अनुनासिक आदेश प्राप्त होता है तो ये इस तरह का दिग नागे होगा। यानी यहाँ जहाँ पर भी आप ये वाला शब्द देखें तो वहाँ पर तो आप पर सवर्ण व्यंजन संधि कर सकते हो, और यदि ऐसे गे देखें आप इस जगह पर गे और दिग नागे शब्द देखें वहाँ जशत्व आदेश हुआ है, इसलिए जशत्व व्यंजन संधि होगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको देखो, और आगे एक दो उदाहरण और देती हूं मैं जिससे कि आपको समझ में आए, तो उसके लिए देखें आप। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, इसका नेक्स्ट उदाहरण है पन्नग है।
जैसे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको पन्नग है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पत प्लस नग है। अब ये पत आ गया, पदांत वर्ण जो है तय है और पदांत तय को अनुनासिक का आदेश प्राप्त होगा और अनुनासिक का आदेश प्राप्त होगा तो तय क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण में बदल जाएगा। वही तय का पंचम वर्ण क्या होता है, नय नल होता है, तय थे दे धे नय। तो ये पत की जगह पर पन प्लस नग हो जाएगा और इसको जोड़कर लिखेंगे तो वही पन्नग है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसा ही पन्नग होगा। और यदि इसको जशत्व का आदेश देते हैं, जशत्व का आदेश देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण तय हो जाएगा तो पदनग हो जाएगा। इस तरह से ये शब्द सिद्ध हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ वाले पे, ककुभ प्लस नायक है। अब देखिए यहाँ पे ककुभ प्लस नायक है, मैंने ये संधि विच्छेद करके पहले से ही लिखा हुआ है। अब जो ये भय है, पदांत भय जो वर्ण है पदांत भय, इसको अनुनासिक का आदेश प्राप्त होगा और वही अनुनासिक का आदेश प्राप्त होगा तो ये कैसा वर्ण हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि हमें पद का पंचम वर्ण करना है। जैसे कि ये तृतीय वर्ण है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये अभी जशत्व संधि का उदाहरण है, ये जशत्व आदेश हो रहा है। इसको ककुभ नायक है, जशत्व में होता है ना, पे फे भय, ये तृतीय वर्ण है। तो इस तरह से अब इसको भय को जब हम अनुनासिक का आदेश देंगे तो ये में परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा ककुम प्लस नायक है और इसको जोड़कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ककुम नायक है। इस तरह से आपको पर सवर्ण व्यंजन संधि समझ में आ गई होगी। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और दोबारा समझ सकते हो। इसके अलावा देखिए हमारा ये दूसरा सूत्र आता है, इसमें व्यंजन संधि का जो लास्ट है वो है तोरली सूत्र। तोरली, तोरली मतलब तय और लय। तोरली का मतलब क्या होता है, तय और लय। इसका अर्थ होता है तय या दय के बाद यदि लय वर्ण आए, तय या दय, तय तराजू वाले तय और दय दवात, ये जो दय दो वर्ण होते हैं तय और दय, इनके बाद यदि लय वर्ण आता है कोई भी तो तय और दय के स्थान पर लय हो जाएगा। तय और दय के स्थान पर क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा। इस तय के स्थान पर भी लय हो जाएगा और दय के स्थान पर भी लय हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो तय आएगा या दय आएगा। और इनके बाद यदि तय और दय ये आते हैं ना तो इनका लय हो जाता है। देखिए और एक बात और इसमें, यदि ये तो होते हैं तय या दय के बाद लय आए, तय या दय के बाद लय आए तो तय या दय के स्थान पर लय हो जाता है। यदि नय आए, नय के बाद ले आए, जैसे तय और दय की ना आकर के क्या आएगा, नय वर्ण आए, नय वर्ण आए, ये नय, यदि नय आए और नय के बाद कोई लय वर्ण आए, नय के बाद कोई लय वर्ण आए तो ये जो अनुनासिक लय हो जाएगा, इस तरह से ये वाला वर्ण बन जाएगा। तो इसको देखो शॉर्ट ट्रिक में हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, तोरली वाले सूत्र को। देखिए थोड़ा सा मैं इधर लिख रही हूँ इसको, जैसे कि तय या दय हो, ठीक है, तय या दय आए और उसके बाद ले आए, तय या दय के बाद क्या आएगा, ले आए, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर लय हो जाएगा। और दूसरा, जैसे ये तय या दय, यदि नय आए और नय के बाद कोई लय वर्ण आए तो जो ये नय वर्ण है ना, नय, इसके स्थान पर हो जाएगा ये वाला लय और ये ऐसे ऊपर वो लगा देंगे हम अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। इसीलिए तो पर सवर्ण संधि होगी यहाँ पे, अनुनासिक यरो, अनुनासिको, अनुनासिको बा, मैंने अभी पहले बताया था सूत्र आपको। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, तय या दय के बाद यदि लय वर्ण आए तो तय के स्थान पर लय हो जाएगा और दय आएगा तो दय के स्थान पर भी लय हो जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है कि यदि नय आए और उसके बाद लय वर्ण आएगा तो वहाँ पर ये अनुनासिक लय हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई हमारी तोरली सूत्र की। जैसे कि मैंने इसकी व्याख्या करके लिखी है, तोरली का मतलब है तय या दय के बाद यदि लय आए तो तय या दय के स्थान पर लय हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। और यदि नय के बाद लय आए, मान लो तय या दय ना हो, नय हो उसमें, और नय के बाद यदि लय वर्ण आ रहा है तो अनुनासिक लय, इस तरह से हो जाएगा वो लय, लय लगा के चंद्र बिंदु लगा देंगे उसके ऊपर, ये हो जाता है। अब ये हम कैसे समझेंगे कि ये कैसे होगा, अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे इसके लिए कुछ। तो देखिए बेटा, मैं ये जो पहले वाले एग्जाम्पल हैं इनको इरेज कर रही हूँ, आप इनको नोटबुक में पहले नोट कर लेना, उसके बाद देखना। देखिए जैसे कि ये जो तोरली जो सूत्र है वो क्या कहता है वो आप देखेंगे कि तोरली सूत्र हमारा क्या कह रहा है। मैं इसको फिर से शॉर्ट में लिख देती हूँ थोड़ा सा, कि तय या दय के बाद, देखिए इधर तय या दय के बाद क्या आएगा,
ले वर्ण आए, ले, ते या दे के बाद ले वर्ण आए तो इन दोनों के स्थान पर, ठीक है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ले हो जाएगा। और यदि ने के बाद ले वर्ण आएगा, ने के बाद ले वर्ण आएगा तो इन दोनों के जो ये ने है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ले ही होगा, लेकिन कैसा, अनुनासिक ले हो जाएगा। इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से होगा। अब इसके लिए हम देखो जैसे उदाहरण देखेंगे, तद प्लस ले, ठीक है, तद प्लस ले। अब मैंने क्या कहा, ते या दे के बाद ले आए, तो देखो यहाँ दे आ रहा है ना दे, तो इस दे की जगह पर क्या बन जाएगा, ले हलंत हो जाएगा। और ये कैसे बन जाएगा फिर, तल्ले, इस तरह से। और दूसरा भी है इसका, ये तत दे भी हो सकता है और ते भी हो सकता है, तत भी हो सकता है, तत प्लस ले। यदि तत प्लस ले होगा तब भी वही होगा, ते के स्थान पर क्या हो जाएगा, मैंने लिखा ना ते या दे के स्थान पर, इसके बाद यदि ले आएगा तो क्या हो जाएगा, ले ही होगा, तो इस ते का भी ले बन जाएगा। इसका मतलब ये तल्ले शब्द होगा। तो इस तल्ले शब्द को हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। इसको संधि विच्छेद करेंगे तो तद प्लस ले या तत प्लस ले, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। ये तो हो गया ते और दे का। जैसे एक और लिख देती हूँ इसका, जैसे तल्लीन शब्द सुना होगा आपने, तल्लीन सुना है ना सबने, तल्लीन, ये शब्द होता है तल्लीन। तो अब देखो इसमें ले आ रहा है, इसको हम तत प्लस लीन, ठीक है, या तद प्लस लीन कर लो, सेम है दोनों। अब वो बात तो एक ही है, मैंने क्या कहा था, ते की जगह पर भी ले हो जाएगा और दे के स्थान पर भी ले हो जाएगा, और ये दोनों का मिलकर के वही तल्लीन बनेगा। इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, तल्लीन है शब्द होगा। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है तल्लीन है शब्द, देखो ऊपर जैसे यही लिखा है मैंने, ते या दे दोनों, इधर देखो तल्लीन है शब्द, ये भी तल्लीन है सिद्ध हुआ। तो ये समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जो मैंने नीचे बताया था कि ये वाला ने के बाद ले आए, तो वो कैसे होता है ने के बाद ले। देखिए इसके लिए ये वाला एग्जाम्पल देखिए आप, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ, ये तल्लीन वाला जो है, और आप लिख लेना इसको। देखिए यहाँ पे विद्वान, विद्वान शब्द होता है, विद्वान सब नहीं देखा होगा, ये विद्वान जो शब्द है, विद्वान प्लस लिखति, विद्वान प्लस लिखति। अब देखिए इसका, जैसे ने आया, ने के बाद क्या आ रहा है, ले आ रहा है, पदांत ने हो रहा है ना, ने, और इसके बाद क्या आ रहा है, ले आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ने के बाद ले आए तो क्या हो जाएगा इसका, देखो ने, ये आ गया ने, और इसके बाद क्या आ रहा है, ये ले आ रहा है, तो इसके स्थान पर ये क्या हो जाएगा, ये वाला ले आ जाएगा। तो अब हम इसको जोड़ के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्वान, ठीक है, ये ने आ रहा है ना यहाँ पे, विद्वान, तो ने की जगह पर ये वाला ले लिख देंगे, विद्वान लिखति। इस तरह से हो जाएगा भाई, ये विद्वान लिखति। देख लो अब आप लोग इस तरह से, ये ने है, इसकी जगह पर हमने ये ले कर दिया। जैसे कि दूसरा वाला देख लो, महान लाभ है, महान, देखिए महान प्लस लाभ है, ये हो गया हमारा महान लाभ है, ठीक है, ये शब्द हुआ। वही ने आ गया, और ने के बाद क्या आ रहा है, ले आ रहा है, तो इस ने की जगह पर क्या कर देंगे, अनुनासिक ले, तो महान। अब देखिए ये ले है ना ये, तो इसको लिख देंगे ऐसे, और इसको लाभ है शब्द लिख देंगे, महान लाभ है, ठीक है। अरे मैंने लिखा नहीं है का, ये हलंत हो जाएगा, ठीक है, महान लाभ है। ऐसे ये भी विद्वान लाभ है लिखती, ये हो जाएगा महान लाभ है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो हम, हलंत लगा करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे महान, तो इसको यहाँ पे लगा दिया ले लाभ है, महान लाभ है,
इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इस तरह से आज हमारी ये है ना व्यंजन संधि वो पूरी हो चुकी है। और मैंने पहले जैसे वीडियो के फर्स्ट में बताया था ना आपको कि आप यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे प्लेलिस्ट में हमारी प्रीवियस वीडियोस आप सारी देख सकते हो। प्लेलिस्ट आप प्रेस करोगे उस पर हमारी सारी सब्जेक्ट की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ आपसे छूट गई है या आपके पास नहीं आई है या फिर आपने बाद में इसको अटेम्प्ट किया है, बाद में आप इसको अटेंड करने लगे हैं हमारे लेक्चर्स को, जो भी वीडियो आपकी छूट गई आप उसको उस पर देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं कुछ आपको इन दोनों के एग्जाम्पल दूंगी, दोनों सूत्रों के, इस व्यंजन संधि के। उनको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। कुछ बच्चे हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे हमें लाइक कर रहे हैं, हमारे कमेंट्स के आंसर दे रहे हैं। और बेटा इसी तरह आप लोग पढ़ते रहें, ये आपके लिए ही है और आप हमारा ऐसे ही सहयोग करते रहें सभी बच्चे। ठीक है, अब आप कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे, तो आप लोग उन एग्जाम्पल्स के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। जैसे कि तल्लीला, इसमें आया तल्लीला। ठीक है, दोनों के दे रही हूँ मैं सम्मिलित में, आप दोनों के आंसर आपको देने हैं। जैसे तन्मात्रम, षण्मासः, षण्मासः। उसके बाद है प्रांगमुख, प्रांगमुख है। मैं ज़्यादा नहीं दे रही हूँ आपको, इसलिए आप लिख लेना इनको। उल्लेखनीय, विल्सन लंका, बिसल हो गया तो बिल्सल है, ये सही शब्द है ये। इस तरह से ये शब्द ये है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। इसके बाद है विद्वान लिखती हो गया, जहल लक्षणा, जहल लक्षणा। इस तरह से ये 7 जो है एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल्स को आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। सभी बच्चे ध्यान रखें, ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वो तो ठीक है, गुड मॉर्निंग आप सबको, गुड इवनिंग सबको, लेकिन उसके अलावा आप लोग ये आंसर ज़रूर लिखें, क्योंकि हम लोग आपको लाइव देख सकते हैं कि कौन आंसर दे रहा है इनके, कौन नहीं दे रहा है। इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखें, इनके आंसर जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। जिसने पूरा लेक्चर अटेंड किया होगा वो ही लिख सकता है, इनके अटेम्प्ट ही नहीं किया है आपने तो आप आंसर कहाँ से दोगे। इसलिए फिर से ध्यान रखना, जो होमवर्क आपको दिया गया है उसे नोटबुक में नोट करें। आपके होमवर्क को आप हमारे ऐप पर भेजोगे जब हम आपको बताएंगे। अभी थोड़ी सी प्रोसीजर चल रहा है इसका कि होमवर्क को कैसे मंगाया जाए, इसका प्रोसीजर भैया कर रहे हैं। यदि ये पूरा हो जाता है तो आपको बता दिया जाएगा, आप अपना होमवर्क हमारे ऐप पर भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपने उस होमवर्क को सही किया है या नहीं किया है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।